वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 19 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस वाली जो सीरीज थी जिसमें करंट अफेयर्स कंटिन्यू किया था हमने। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 20। सारे के सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के हैं, इंपॉर्टेंट है, उनका स्टेटमेंट भी देखते चलिएगा साथ साथ। और ये हेल्पफुल होगी सीरीज पीसीएस और आरओ दोनों के लिए, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वर्ष 2026 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? गांधीनगर में, मुंबई में, अहमदाबाद में या नई दिल्ली में? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 आयोजित की जाएगी गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने पुष्टि की है कि वर्ष 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच में गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। अभी 3 रक्षा पीएसयूज को जो है मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। बताना है कि वो कौन कौन है। तो हाल ही में किन 3 रक्षा पीएसयूज को मिनी रत्न 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? इनमें से कौन कौन हो सकता है वो? देखिए, वो हैं MIL, AVNL और IOL। ठीक है, भेल वेल इनको तो पहले ही महारत नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में 3 प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी पीएसयूज को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। इनको भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दर्जा दिया गया है। ये कंपनियां हैं कौन कौन सी? MIL यानी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड और आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVNL और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पूरे साल के लिए 199 में। देखिए, अभी भारत और किस देश के बीच में जो सेमीकंडक्टर होता है उसके विकास को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है? MIT USA, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी IME सिंगापुर या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जापान में होगी ये। भारत और सिंगापुर के बीच ये समझौता हुआ है, तो सिंगापुर यहाँ पर दो दो हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगापुर और IIT खड़गपुर के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रमुख बिंदु इसके यदि हम देखें तो यह जो साझेदारी है वो सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम के दौरान घोषित की गई। इसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ और नवोन्वेषक एकत्रित हुए। क्या होती है सेमीकंडक्टर चिप्स? बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है आजकल सेमीकंडक्टर चिप्स का। कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में महत्वपूर्ण घटक है ये सेमीकंडक्टर चिप्स। आपके स्मार्टफोन में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है। ऑटोमोबाइल से लेकर चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक मशीनों तक कई उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं ये सेमीकंडक्टर चिप्स। छोटा सा चिप होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? यह भारत सरकार द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में 15 नर्सिंग पेशेवरों को चुना गया है। 10, 8, 20 अगर चुना गया होगा तो गलत हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट। यह पुरस्कार क्या हर वर्ष घोषित किया जाता है? देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, हर वर्ष ये घोषित किया था। चौथा तीसरा वाला भी सही है। क्या दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला भी सही है। तीनों के तीनों करेक्ट है। 1 2 3 डी है इसका आंसर। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया।
अब इस पुरस्कार के बारे में जान लो। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, यह भारत सरकार द्वारा नर्सिंग पेशेवरों को दिया जाता है। यह उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। यह जो पुरस्कार है महान नर्स और समाज सेविका फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी थी। यह पुरस्कार हर वर्ष घोषित किया जाता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित नर्सों का चयन एक केंद्रीय समिति द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार उन नर्सों को भी प्रेरित करता है जो आमतौर पर अपने कार्य के लिए सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाती। क्या क्या मिलता है इस पुरस्कार में? प्रमाण पत्र मिलता है इस पुरस्कार में, रजत पदक मिलता है इस पुरस्कार में, 50,000 की नगद राशि मिलती है, राशि में परिवर्तन संभव है, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फोटो में दिख रहा होगा आपको, रतन टाटा तो है नहीं, ये नीरज चोपड़ा भी नहीं है, ये हैं सदगुरु। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इसमें इंडो कैनेडियन समुदाय की अनेक विशिष्ट हस्तियों ने भाग लिया। क्यों मिला है सदगुरु को ये पुरस्कार? क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? देखिए, पर्यावरण संरक्षण में उन्होंने योगदान दिया है, विशेष रूप से कावेरी कॉलिंग और सेव सॉयल, सॉयल यानी मिट्टी जैसे अभियानों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। लाखों लोगों को योग, ध्यान और मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन दिया। जीवन शैली में संतुलन, जागरूकता और करुणा को बढ़ावा दिया है सदगुरु ने। पर्यावरण और मानव कल्याण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जागरूकता फैलाने का काम किया है सदगुरु ने। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच कैसे? यूएन हो गया या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आदि। हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई अंकुर पहल का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार, या शहरी क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास, या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, पर्यटन को बढ़ावा देना। सॉरी, आदिवासी है ये। उड़ीसा सरकार की अंकुर पहल का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है अंकुर? यहाँ पर एक फुल फॉर्म है इसका कुछ। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म, ये है इसका फुल फॉर्म, नामक एक महत्वाकांक्षी शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है राज्य में समावेशी, सतत और नवाचार आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना, जिससे उड़ीसा को विकसित उड़ीसा की दिशा में अग्रसर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत का वह पहला जिला कौन सा है? हर वो चीज़ जो पहली इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा कर लिया है। कौन सा है वो भारत का पहला जिला? वो है दमन दीव और दादर नगर हवेली का जिला दीव। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। चर्चा में क्यों है? देखिए, दीव जो कि दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है, भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया है, यानी सोलर पावर से। यह उपलब्धि जो है वो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा घोषित की गई है, जब उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए इस द्वीप का दौरा किया था। दीव जिले का, दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष विश्व डुगोंग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? डुगोंग ये एक समुद्री स्तनधारी है, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। यूपीएससी का फेवरेट था वर्ष 2018 से पहले। ठीक है, 2-3 बार इस पर सवाल पूछे गए। समुद्री गाय भी इसको कहा जाता है।
तो हर साल विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है 28 मई को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस का आयोजन किया जाता है। यह जो दिवस है वो समुद्री पारिस्थितिकी में डुगोंग की भूमिका और उसके संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। डुगोंग के बारे में जान लीजिए। इसका परिचय इंपॉर्टेंट है। भारत में वितरण और आहार क्या खाता है ये। इस तरह के प्रश्न यूपीएससी बड़ा करती है। ठीक है, परिचय को लेकर पूछ लेगी किसी जानवर के, भारत में उसका कहाँ कहाँ वितरण है उस पर पूछ लेगी, क्या क्या वो खाता है ये भी पूछ लेगी। गिलहरी पे प्रश्न आया था 2 साल पहले। देखिए, डुगोंग जो है एक सौम्य और शर्मीला समुद्री जीव है जो मुख्यतः उथले और गर्म समुद्री जल में पाया जाता है। यह भारत के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाने वाला एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है। स्तनपायी यानी मैमल है या स्तनधारी कह लो इसको, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। भारत में वितरण देखें तो मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है ये। आहार में इनका आहार जो है वो है सी ग्रास यानी समुद्र की घास को खाते हैं और इसे समुद्र का माली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सी ग्रास को यानी समुद्री घास को खाकर उसे प्राकृतिक रूप से नियंत्रित व पुनर्जीवित करता है ये डुगोंग यानी समुद्री गाय। ये टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए भी ये, लेकिन ये जो प्रश्न है वो यूपीएससी सिविल सेवा तक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अच्छे से सुनिएगा सबको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पोटैटो डे हर साल मनाया जाता है 30 मई को। आलू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खाने में इंपॉर्टेंट है, सभी खाते हैं इसको हर 1-2 दिन छोड़ के। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की थीम इतिहास को आकार देना, भविष्य को पोषण देना। आलू का इतिहास जाने। देखिए, अभी यूपीएससी सिविल सेवा में 25 तारीख को जो है, 25 मई को जो पेपर हुआ था, हल्दी के ऊपर प्रश्न आया था कि भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 स्टेटमेंट थे उसमें और निर्यातक भी है सबसे बड़ा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही थे वो। आलू के मामले में भी कुछ ऐसे ही है। आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र में हुई थी, जहां यह हजारों वर्षों से उगाया जाता रहा। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है तो यूपीएससी सिविल सेवा में, पुर्तगाली जो थे वो भारत में क्या क्या लेकर आए? तो अक्सर सभी को पता रहता है कि तंबाकू तंबाकू सब पढ़ लेते हैं, तंबाकू लेकर आए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली अमरूद भी लाए, अनानास भी लाए, पपीता भी लाए। तो ये तीनों अनानास पपीता तीनों थे वो स्टेटमेंट में, तीनों सही हैं, तीनों लेकर आए वो। देखिए, 16वीं शताब्दी में यह यूरोप पहुंचा आलू और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया, जिसका पहला आयोजन जो है 2024 में हुआ। आलू का महत्व। आलू जो है दुनिया की तीसरी सबसे अधिक खपत की जाने वाली फसल है, जो चावल और गेहूं के बाद आती है। आलू का सबसे प्रमुख घटक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसमें मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है। आलू में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इसे एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य बनाते हैं। आलू में लगभग 75 से 80% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। आलू की खेती से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं, विशेषकर छोटे और महिला किसानों के लिए। आलू की खेती में तुलनात्मक रूप से पानी और भूमि की आवश्यकता कम होती है, जिससे यह पर्यावरण के लिए अनुकूल फसल है आलू की फसल। भारत में आलू की खेती की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। पहला कौन सा है? चीन है। ये चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य आलू के उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पंजाब है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, हल्दी पर प्रश्न बना था यूपीएससी में। ठीक है, उसमें तो भारत है और आलू में जो है चीन है पहला, भारत दूसरा। 10वां प्रश्न है, विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ पूर्व अभियान के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन 29 मई से 12 जून के बीच में किया जाएगा। कृषि संकल्प अभियान के बारे में जानें।
तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना है। यह अभियान वैज्ञानिक प्रसार, स्थायी कृषि प्रथाओं और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दो महिलाएं न्यूज़ में हैं। निम्नलिखित में से कौन INS तारिणी की विश्व यात्रा में भाग लेने वाली पहली महिला अधिकारियों में शामिल थीं? ये दोनों थीं, इनके नाम क्या क्या हैं? लेफ्टिनेंट पूजा, लेफ्टिनेंट प्रिया, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह और लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, कैप्टन सीमा और कैप्टन मधु। चौथे ऑप्शन में है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। INS तारिणी की विश्व यात्रा में भाग लेने वाली पहली महिला अधिकारियों के नाम हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ठीक है, दो नाम है यहाँ पर, इसका तो आंसर डी हो गया। दो नाम और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह जो हैं ये तेजस उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं और लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है वो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो चर्चा में क्यों हैं? भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने INS तारिणी पर सवार होकर विश्व की दो सदस्यीय महिला नौकायान परिक्रमा जो है वो सफलतापूर्वक पूरी की है। ठीक है, यह समुद्री यात्रा 25,400 नॉटिकल मील लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी थी। इसने महिलाओं की शक्ति, समुद्री कौशल और आत्मनिर्भरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। फ्लैग इन समारोह 29 मई 2025 को मुर्मुगांव पोर्ट गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में आयोजित हुआ। ठीक है, INS तारिणी के बारे में जान लो। यह भारतीय नौसेना की एक प्रतिष्ठित नौकायान पोत है जो मुख्यतः साहसिक अभियानों के लिए जानी जाती है। इसका नाम प्राचीन भारतीय नाव तारिणी से प्रेरित है जो समुद्र पार करने वाली देवी मानी जाती हैं। 15 प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हर शिखर तिरंगा अभियान का समापन किस वर्ष किस पर्वत पर सफल आरोहण के साथ हुआ? हर शिखर तिरंगा अभियान है क्या? ये डेफिनेशन में देखेंगे। इसका जो समापन हुआ है वो कंचनजंगा पर्वत पर सफल आरोहण के साथ हुआ है। बी है इसका आंसर। देखिए क्या है ये हर शिखर तिरंगा। हर शिखर तिरंगा भारत का पहला अभियान है जिसमें एक टीम ने एक साल में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी 28 भारतीय राज्यों के सबसे ऊंचे बिंदुओं पर चढ़ाई की। मिशन के दौरान पूरे भारत में 1,000 से अधिक साहसिक उत्साही लोगों ने इस अभियान में भाग लिया, जिससे इस अभियान को राष्ट्रीय रंग मिला। राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान द्वारा संचालित हर शिखर तिरंगा अभियान का जो समापन है वो कंचनजंगा, ऊंचाई कितनी है 8,586 मीटर पर सफल आरोहण के साथ हुआ। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत टीम ने भारत के हर राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। मिशन का राष्ट्रीय और सांस्कृतिक महत्व भी जान लीजिए। यह जो अभियान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई मेरी माटी मेरा देश पहल से भी जुड़ा था। टीम ने अभियान के दौरान 28 राज्यों की चोटियों से मिट्टी एकत्र की। न्यूट्रिशन वेस्ड सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना, किसानों को रियायती दरों पर लोन उपलब्ध कराना या किसानों को रियायती दरों पर बीज उपलब्ध कराना। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम का मुख्य उद्देश्य है किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। राशन उपलब्ध कराना लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है, न्यूट्रिशन को देखकर। और सॉरी गलती से बोल दिया, न्यूट्रिएंट है भाई, ठीक है, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी योजना उर्वरक उपलब्ध कराना है किस, ठीक है, उत्तर तो वही रहेगा, न्यूट्रिएंट है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।
जिससे कृषि उत्पादकता बढ़े और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो। यह जो योजना है वो केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है? यानी जीन में एडिटिंग करके भेड़ बनाई है, किसने बनाई है? डीआरडीओ ने, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड ने, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने, या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड ने? डीआरडीओ भेड़ बनाएगा। डीआरडीओ को सबसे पहले एलिमिनेट करिए। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो रक्षा उपकरण बनाएगा ना डीआरडीओ, जैसे कि इसरो बनाता है अंतरिक्ष उपकरण, अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरण। तो डीआरडीओ तो होगा नहीं, एफआरआई भी नहीं है उत्तराखंड का भी हटा दीजिए। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने जो है जीन में एडिटिंग करके क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का उपयोग करके ये भेड़ बनाई है। जीन एडिटिंग करके भारत की पहली भेड़ है ये। क्रिस्पर कैस 9 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी ऑलरेडी प्रश्न कर चुकी है इस पर 2018 में 19 में। देखिए, शेरे कश्मीर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित यानी जीन एडिटिंग भेड़ विकसित की है। यह उपलब्धि पशु जैव प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक जीन संपादन अनुसंधान के नक्शे पर स्थापित करती है। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं आप। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके और गूगल पे फोन पे करके 199 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए और अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न क्या है, डीआरडीओ के अंतर्गत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? क्यूटीआरसी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो मैट काफ हाउस दिल्ली में ही किया गया है। ये सी है इसका आंसर। देखिए, 27 मई 2025 को डीआरडीओ द्वारा मैट काफ हाउस दिल्ली में उन्नत क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया। क्या क्या उद्देश्य हैं डीआरडीओ के? भारत को आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली प्रदान करना, सशस्त्र बलों के लिए उन्नत तकनीक आधारित प्रणाली विकसित करना, स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड साइलेंट है, डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हिंदी में। स्थापना याद रखिएगा, 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। कार्य क्षेत्र है इसका रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास। और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है डीआरडीओ? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। इतना पता होना चाहिए। तो 15 प्रश्न ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट हैं। एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, अच्छे से पढ़ना, इसको प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।